गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अमित राजपूत। आज से मैथ में बात करेंगे, ठीक है। और मैथ का बेसिक वीडियो हमने कुछ दे रखे आपको, जिनको आप रिवाइज जरूर करें। और ये भी बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, इसमें भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखें आप लोग, बिल्कुल भी चाहे जिसे बहुत ज़्यादा आता है चाहे बिल्कुल नहीं आता है, वो बिल्कुल मत समझे कि हमें बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि जिस तरीके से नौकरी के लिए हमें एक नंबर, जब हम एक नंबर से रह जाते हैं तो उस एक नंबर की महत्ता को समझते हैं, उसी तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमें याद आती हैं उस समय, ठीक है। तो छोटी चीज़ों को बगैर बिल्कुल भी इग्नोर मत करें, उनको बड़ा ही सावधानी पूर्वक समझें और ध्यान से देखें, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आपसे अंक व संख्याओं की, ठीक है। तो अंक क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं? 0 से 9 तक की संख्याओं को अंक कहते हैं। 0 से 9 तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? अंक। को समझ गए होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये क्या है? अंक। और दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि संख्याएं जो होती हैं, संख्याएं अनंत है, अनंत है। कोई पूछते कि संख्याएं कितनी हैं तो अनंत है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। बहुत सारे है ना, हजारों लाखों करोड़ों में चला जाएगा, ठीक है। तो ये संख्याएं हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं तो देखो, संख्याओं के प्रकार। तो विशेषकर ध्यान रखो, मैं थोड़ी सी स्पीड में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिससे जल्दी सिलेबस कवर हो सके। और आप पेन और कॉपी साथ में रखें, ठीक है। वीडियो को स्किप कर करके लिखते जाएं या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। तो ध्यान रखें आप लोग। तो संख्याओं के प्रकार, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या की, या हम प्राकृत संख्या भी कहेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो संख्याएं 1 से प्रारंभ हो उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। उदाहरण 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारी डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या है? जो संख्याएं 1 से प्रारंभ हो उन्हें प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक भी कहते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इसमें हो जाएगा जो संख्याएं 0 से प्रारंभ हो उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। उदाहरण 0 1 2 3 4 5, ये भी अनंत तक होंगी, डॉट डॉट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करेंगे
पूर्णांक संख्याओं की। किसकी बात करेंगे? पूर्णांक संख्या। तो ये क्या होती हैं? इसमें जीरो के किसके? जीरो के बाईं ओर धनात्मक +1 +2 +3 +4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और दाहिनी ओर ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 डॉट 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 और भी, ठीक है। तो जीरो के बाईं ओर धनात्मक और जीरो के बाईं ओर दाईं ओर ऋणात्मक जब संख्याएं लिखी हो तो उन्हें क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट संख्या जो हमारी है, तो नेक्स्ट संख्या परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। तो परिमेय संख्याएं क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। यदि वीडियो में क्लियरिटी नहीं आ रही तो अपने फोन से क्लियरिटी बढ़ा लें, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की हम बात करेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q यानी अंश बटे हर, ठीक है, के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखें, जहां P व Q प्राकृत संख्या होनी चाहिए, ये बाउंडेशन है, ठीक है। दूसरी है अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगी? जो परिमेय ना हो उन्हें अपरिमेय संख्या, जो परिमेय ना हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें एक चीज विशेषकर ध्यान रखें, आप लोग, नोट लिखा दे रहा हूं, इसी नोट के जरिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अपरिमेय संख्या पहचान लेंगे, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या है इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, तो आप इस सबको नोट करते भी जाएं और समझते भी जाएं, ठीक है। जो चीज ना समझ में आए और उसको दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। जहाँ P और Q क्या होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण लेना चाहें तो 3/4, 5/4, 8/6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो कहेंगे √3, √5, ठीक है, √7, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट संख्या की हम बात करेंगे तो अपरिमेय संख्या के बाद सम संख्या की बात करेंगे। तो सम संख्याएं क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी संख्या?
सम संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या के बारे में बात करेंगे तो देखो क्या है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया ठीक है, ना दिख रहा हो तो देख लीजिए, जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहेंगे, सम संख्या। क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। उदाहरण देखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है, बहुत सारी होंगी, है ना, बड़ी बड़ी भी होंगी, 2, 4, 8, 6, 5, 8, 9, 6, 4, 3, 2, ठीक है, डॉट डॉट, बहुत सारी बड़ी बड़ी। तो इस तरीके से ये सम संख्याएं, यानी वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्या के बाद बात करेंगे हम विषम संख्या की। विषम संख्या ये क्या है, तो इसमें हम कह सकते हैं इसका उल्टा नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में कह सकते हैं, बहुत सारी विषम संख्याएं हैं, ठीक है, तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है, बहुत सारी। तो ये सभी क्या है, विषम संख्या है, ठीक है, जिसमें 2 यानी जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो वो आपकी कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं। ठीक है, इसमें देखो 2 से किसी में भाग नहीं जाएगा, तो ये सभी विषम संख्याएं हैं। बहुत सारी होंगी, बड़ी बड़ी भी होंगी, छोटी भी होंगी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट संख्या की हम बात करेंगे, अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको जाने। अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, बहुत सिंपल सी बात है, वे संख्याएं जो स्वयं से या केवल 1 से विभाजित हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। वे संख्याएं जो स्वयं से या केवल 1 से विभाजित हो उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो देख लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, जैसे 2 की बात करें तो स्वयं से विभाजित हो रही है, और 1 से। यहाँ पर 3 की बात करें
तो एक तो 3 में 3 का भाग जाएगा और 1 का भी जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार 5 में भी स्वयं से विभाजित है और 1 से, 7 भी स्वयं से विभाजित है और 1 से, 11 भी स्वयं से विभाजित है 1 से, 13 भी और 17, 19 इसी तरीके से, ठीक है। बहुत सारी होती हैं, 19 के बाद 23, 29, ठीक है। तो जो संख्या जिनमें स्वयं का भाग जाए या फिर 1 का, तो वो सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। इसके बाद हम बात करेंगे और एक चीज ध्यान रखो, एक हम नोट के माध्यम से आपको बता दे रहा हूं, ध्यान रखें कि एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य, ठीक है। एक जो संख्या है वो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक मात्र संख्या 2 जो भाज्य, ठीक है। यानी जो 2 है, एक मात्र ऐसी संख्या है जो, जिसे हम कह सकते हैं एकमात्र संख्या। 2 जो है वो कैसी है? सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। ये एकमात्र संख्या 2 सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सहभाज्य संख्या की। किसकी बात करेंगे? सहभाज्य संख्याएं। ये क्या है? सहअभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यदि हम महत्तम समापवर्तक की बात करें तो महत्तम समापवर्तक एक हो तो उन्हें, विशेष शब्द ध्यान रखें, तो उन्हें क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना हो? 1 हो, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज विशेष कर ध्यान रखें। यहाँ पर एक कंडीशन हम आपको बता देते हैं इनको पहचानने के लिए। यदि एक संख्या विषम हो, एक संख्या विषम हो और एक सम हो, तो वो दोनों जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? सहभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे यदि हम बात करें तो कह सकते हैं 2,5, देखो ये एक सम संख्या है और ये एक विषम संख्या है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट संख्या की यदि हम बात करें तो कह सकते हैं 9 और 11, देखो, ठीक है। यहाँ पर दोनों विषम संख्याएं हैं, लेकिन ये देखो 11 जो है इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, 9 में 3 का जा सकता है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन यदि हम कहना चाहें तो एक विषम संख्या हो सकती है और एक आपकी अभाज्य संख्या हो सकती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। तो 2 कंडीशन इसके लिए अनिवार्य हैं
या तो एक संख्या विषम हो, एक सम हो, या फिर एक विषम हो और दूसरी अभाज्य हो। और दूसरी चीज ये विशेषकर ध्यान रखें, जो संख्या अभाज्य होती है उसे हम विषम संख्या भी कहते हैं, लेकिन जो विषम संख्या है ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, विशेषकर ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो इनका महत्तम समापवर्त कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, कैसे निकाला जाता महत्तम समापवर्त मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, जो भी संख्याएं हो उनके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणन जैसे 2 और 5 है ना, 2 और 5, तो इनके गुणनखंड, इसमें किसका भाग जाएगा? 1 का जाएगा। और किसका जा सकता है? 2 का। इसमें 1 का और 5 का। तो महत्तम समापवर्त की बात करें तो मासा जो होता है, शॉर्ट में कहेंगे इसको, जो कॉमन संख्या होती है, सब में होती है, उसी को लिखते हैं। तो कितनी कॉमन? 1 ही कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, तो इसका महत्तम समापवर्त कितना हो गया? 1। 9 और 11 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 1 से भाग जाएगा, 3 और 3, 3 त्रिका 9, 1 9। यहाँ पर 1 और 11 यानी 11 1 11, यानी सभी संख्याओं का गुणनफल वही होना चाहिए। ठीक है, तो वो उसके गुणनखंड है। तो यहाँ पर यदि हम मासा की बात करें तो कॉमन संख्या 1 है, तो इसका महत्तम समापवर्त कितना हुआ? 1। तो ये होती हैं कौन सी? सहभाज्य संख्याएं। कौन सी होती है? सहअभाज्य संख्याएं। बहुत सारी हैं, 15, 19 को हम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी सहभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट जो संख्या की बात करेंगे वो पूर्ववर्ती संख्या की बात करेंगे हम। देखो, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? बहुत सिंपल सी बात है कि पूर्व मतलब पहले होता है। क्या होता है? पूर्व मतलब पहले। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या की बात यानी किसी संख्या के पहले आने वाली संख्या, किसी संख्या के पहले आने वाली संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या। किसी संख्या के पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण कह दिया जाए 548 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करें। तो पूर्ववर्ती यानी 5 4 8, यानी 1 घटा दिया जाता। पहले मतलब 1 घटा दे तो उसके पहले वाली संख्या पता चल जाएगी, तो 5 4 7 हो जाएगी। ठीक है, जैसे कह दिया जाए 4 7 8 9 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करें, तो 4 7 8 9 -1, तो ये हो जाएगी 4 7 8 8। ठीक है, तो इस तरीके से पूर्ववर्ती संख्या। इसके बाद बात करेंगे हम परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या, तो परवर्ती संख्या क्या होती है? परवर्ती संख्या उल्टा हो जाएगा किसी संख्या के बाद में आने वाली संख्या। किसी संख्या के बाद आने वाली संख्या या आगे की संख्या। ठीक है, परवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 5 7 4 की परवर्ती संख्या यानी जोड़ के एक निकाल सकते हैं। 5 7 4 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 7 5। ठीक है, जैसे कह दिया जाए 4 8 7 6 की परवर्ती संख्या ज्ञात करें,
तो हो जाएगा 4 8 7 6 प्लस 1 बराबर हो गया 4 8 7 7। ठीक है, तो इस तरीके से परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऋणात्मक संख्याओं की। किसकी बात करेंगे? ऋणात्मक संख्याओं की। तो देखो, थोड़ा स्पीड है, समझते जाएं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? यानी हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर शून्य से, संख्या रेखा पर शून्य से संख्या रेखा पर शून्य से दाईं ओर की संख्याएं, संख्या रेखा पर शून्य के संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर, बाईं ओर की संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक संख्याएं। जो भी आपकी संख्या रेखा है, 0 -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी संख्याएं हैं? ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, ऋणात्मक संख्या के बाद बात करेंगे राष्ट्रीय संख्याओं की। बात करते हैं राष्ट्रीय संख्याएं। तो ये देखो, राष्ट्रीय संख्याएं क्या हैं? तो राष्ट्रीय संख्याएं जो है, यानी भारतीय पद्धति के अनुसार, भारतीय पद्धति के अनुसार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, आदि स्थानों, आदि स्थानों को प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय संख्याओं के बारे में है, ध्यान रखें। जैसे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल यदि हम कहना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे हमें लिखना है 12 करोड़, 12 करोड़, 15 लाख, 17 हजार, 625। तो देखो, इस तरीके से लिखेंगे, 12 करोड़, 15 लाख, 17,000, 625, इस तरीके से।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो ये आपकी जो पद्धति है वो राष्ट्रीय पद्धति होती है, ध्यान रखें। ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति और होती है, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो होती है अंतरराष्ट्रीय संख्याएं भी, हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संख्याएं भी जो होती हैं वो दाईं ओर से बाईं ओर ही लिखी जाती है। अंतरराष्ट्रीय संख्याएं भी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती हैं, परंतु इन्हें अलग नाम हम क्रमशः देख लीजिएगा कैसे देते हैं। इसमें इकाई, दहाई, इकाई के बाद क्या, दहाई, और दहाई के बाद सैकड़ा, और सैकड़े के बाद इसमें होता है हजार। क्या होता है, हजार, फिर 10,000, फिर 100,000। ठीक है, क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। ठीक है, 100,000 के बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, इसके बाद 100 मिलियन, इसके बाद बिलियन आदि। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें नाम होते हैं, से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छी चीज है। अंतरराष्ट्रीय संख्याएं भी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती हैं, परंतु इन्हें अलग नाम क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन आदि नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज विशेष कर ध्यान रखें आप लोग। तो ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। ठीक है, तो यहाँ पर हम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पद्धति के लिए एक तालिका का यूज करते हैं। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति के लिए एक तालिका। ठीक है, तालिका या समझने का तरीका कह सकते हैं, अपने तरीके से इसको हम समझाना चाहते हैं, समझ लीजिएगा बिल्कुल ही। ठीक है, तो
हम यहाँ पर इकाई, ठीक, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हजार, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10, 1000, इसके बाद लाख, ठीक है, लाख के बाद 10 लाख, इसके बाद करोड़, ठीक है, करोड़ के बाद 10 करोड़, और 10 करोड़ के बाद हम यहाँ पर 100 करोड़ लिखने वाले हैं। 100 करोड़, ठीक है, क्या लिख रहे हैं? 100 करोड़। वैसे करोड़ के बाद देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरीके से आता है, ठीक है। देखिए हमने इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, क्या 100 करोड़ लिखा हुआ है। कि इसलिए लिखा है क्योंकि हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को समझाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय के लिए हम लिखेंगे इकाई की जगह तो इकाई ही लिखना है, दाही की जगह दाही लिखना है, सैकड़ा की जगह सैकड़ा ही लिखना है, हजार की जगह हजार ही लिखना है, और 10,000 की जगह 10,000 ही लिखना है, ठीक है। और लाख की जगह 100,000 लिखना है, 100,000। बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद हमें 10 लाख की जगह मिलियन लिखना है। क्या लिखना है? मिलियन। इसके बाद हमें लिखना है 10 मिलियन, क्योंकि मिलियन 10 मिलियन। इसके बाद बात होती क्या? 100 मिलियन की। यहाँ पर बात करेंगे 100 मिलियन, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा क्या? बिलियन, बिलियन, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब आप बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं हो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को, क्योंकि यहाँ इकाई तो इकाई ही रहता है, चाहे राष्ट्रीय पद्धति की बात करें चाहे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करें। दाही दाही रहती है, सैकड़ा सैकड़ा ही रहता है, हजार हजार ही रहता है, 10,000 10,000 रहता है। लाख जो होता है वो 100,000 कहा जाता है। 1 लाख में 100,000 होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय में हम 100,000 ही कहते हैं, लाख नहीं कहते हैं। बस राष्ट्रीय हम अपनी भारतीय पद्धति जो राष्ट्रीय पद्धति होती है उसे हम लाख कहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में उसको 100,000 कहते हैं। जो 10 लाख होता है वो 1 मिलियन होता है, और करोड़ जो होता है वो 10 मिलियन होता है। 10 करोड़ जो होता है वो 100 मिलियन होता है, और 100 करोड़ जो होता है वो बिलियन कहते हैं उसको। अब बात समझ में आ गई होगी आपको बिल्कुल। अब भूलने वाले नहीं हैं आप, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, राष्ट्रीय संख्याएं और अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं के बारे में हमने आपसे बात की। अब इसके बाद हम आपसे कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वो भी चीजें समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे आरोही एवं अवरोही क्रम की, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, चीज समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपसे किसकी? आरोही और अवरोही क्रम की। आरोही अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है? तो आरोही देर तक बोला, यानी कहने का अर्थ है छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की ओर जाना। कौन सा क्रम है?
आरोही, छोटी से बड़ी की ओर जाना या लिखना, या हम कह सकते हैं लिखना। ठीक है, क्या कहलाता है? आरोही क्रम। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, बहुत सारी संख्याएं आपको दी जा सकती हैं। दिया होगा 2, 1, 9, 7, 8 ऐसे दे दी है और कहा गया है इनको आरोही क्रम में लिखो। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस तरीके से ये आपका कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम। ठीक है, यदि हम बात करें अवरोही क्रम तो उल्टा हो जाता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना या लिखना क्या होता है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, यही संख्याएं उल्टी लिख दीजिएगा। 9, 8, 7, 2, 1। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर और छोटी। ठीक है, इस तरीके से ये अवरोही क्रम होता है। आरोही का उल्टा अवरोही। अब घटता हुआ क्रम, अब घटता हुआ, बढ़ता हुआ, आरोही क्रम। ऐसे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं सन्निकट मान की। तो ये सन्निकट मान क्या होते हैं, ध्यान रखें। तो सन्निकट मान के लिए बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, सन्निकट मान। तो सन्निकट मान के लिए हम बात करेंगे। सन्निकट मान कहेंगे किसी संख्या के नजदीकी मान ज्ञात करना। किसी संख्या के नजदीकी मान ज्ञात करना क्या होता है? किसी संख्या के नजदीकी मान ज्ञात करना या नजदीकी मान को ज्ञात करना कह सकते हैं। ठीक है, नजदीकी मान को ज्ञात करना क्या कहलाता है? सन्निकट मान कहलाता है। जैसे कह दिया जाए हमसे 2, 5, 7, 8। ठीक है, कोई संख्या हमारे सामने लिख दी गई है। तो यदि हमसे कह दिया जाए का 10 का सन्निकट मान क्या होगा? तो 10 का सन्निकट मान, 10 मतलब दाहिने वाले 2 डिजिट लेंगे तो उनका सन्निकट मान, ये देखो 78 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर विशेष कर ध्यान रखा करो, इस संख्या को परिवर्तित करना होता है। संख्या परिवर्तित कब होगी और कब नहीं होगी ये। ठीक है, तो जब ये जो संख्या है उसके पहले आने वाली जो संख्या है वो यदि संख्या 5 या 5 से बड़ी होगी तो उसके पहले जो संख्या होगी तो पहले
वाली संख्या में 1 की वृद्धि होगी। ठीक है, तो उसके पहली वाली संख्या में 1 की वृद्धि होगी। कैसे? देखिए, और उसकी स्थान पर 0 हो जाएगा। देखो कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 5। यहां पर देखो 5 या 5 से बड़ी संख्या है, तो इसके पहली वाली संख्या में 1 की वृद्धि, 7 की जगह 8 हो जाएगा और ये 0। ठीक है, तो ये सन्निकट मान है। जैसे कह दिया जाता कि हमें लिखना होता यहाँ पर 100 का सन्निकट मान, ये कोई भी संख्या दी हो और कह दिया जाए 100 का सन्निकट मान, जैसे यही संख्या 2 5 7 8 में 100 का सन्निकट मान लिखना है। किसका सन्निकट मान लिखना है? 100 का। तो 100 मतलब ये वाली संख्या, इकाई दाई सैकड़ा 100। ठीक है, तो ये संख्या यहां पर देखिए, यहां पर वही नियम लग जाएगा। उसके आगे आने वाली जो संख्याएं हैं, ये जैसे ये संख्या है तो ये 5 या 5 से बड़ी होगी, तो यहाँ पर 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 5 और 0 0। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 6। यही चीज तो ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर 5 या 5 से बड़ी संख्या है, तो बड़ी होने पर संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और यदि 5 से छोटी संख्या हो, यदि 5 से छोटी संख्या हो तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, जैसे लिख दिया जाए 7 6 2 4 5 8, कह दिया जाए का 1000, क्या कह दिया जाए? में 1000 का सन्निकट मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इकाई दाई सैकड़ा 1000, तो इसका सन्निकट मान तो 7 6 2। ये देखो संख्या 5 से छोटी है, तो जब छोटी होगी तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो ये सन्निकट मान हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सन्निकट मान ज्ञात किए जाते हैं, ध्यान रखें आप लोग विशेषकर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे रोमन संख्या की। किसकी बात करेंगे? रोमन संख्या की। तो ये देखो संख्याएं किस तरीके से डिनोट की जाती हैं, बहुत आसान तरीके हैं इसके, और विशेष ध्यान रखें। ठीक है, रोमन संख्या, रोमन संख्या। तो ये रोमन संख्या क्या होती हैं, इसमें हम कुछ ध्यान रखेंगे, कुछ मान। ठीक है, जैसे ध्यान रखिए आप लोग, रोमन संख्या और हिंदू या हिंदू अरबी। ठीक है, तो यहां पर जैसे 1 का, 5 का, 10 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का सिंबल ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 का इस तरीके से, ठीक है, और 5 का V, 10 का X, 50 का L, 100 का C, 500 का, ये आपका कितने का है? 100 का, और 500 का D, और 1000 का M, इस तरीके से। ठीक है,
तो जब भी कोई संख्या कही जाएगी तो किस तरीके से इसमें रोमन संख्याएं लिखी जाती हैं, ध्यान रखो। कुछ संख्याएं हम आपको लिख करके दिखा दे रहे हैं, जैसे 1 को ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे। एक चीज ध्यान रखें, कोई संख्या 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होती है। तो जैसे ही हमें 4 लिखना है तो 5 को V से डिनोट करते हैं। उसके पहले यदि हम 1 लिख दें तो वो आपकी संख्या कम, यानी जब भी V के बाईं ओर कोई संख्या लिखी होगी, यानी किसी भी संख्या के बाईं ओर जब संख्या, यानी बड़ी संख्या के बाईं ओर जब संख्या लिखी होगी तो घटी हुई होती है। तो IV का मतलब 4 होगा। कितना होगा? 4। इसी V 5 हो जाएगा। और उसके जैसे ही हम दाईं ओर लिखेंगे तो फिर वो संख्या जुड़ती चली जाएगी। 5 1 6 7 8, ठीक है। 9 लिखना है तो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं, ऐसे लिखेंगे। 10 लिखना है इस तरीके से। 11 लिखना है ऐसे। 12 फिर यही चलता चला जाएगा। 13 3, 14 के लिए XIV, 15 के लिए XV, ठीक है। 16 17 फिर 18 के लिए और 19 के लिए ऐसे और 20 के लिए इस तरीके से। 21 22 23 24 इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। 30 तक संख्याएं इसी तरीके से। 30 का ये हो जाएगा सिंबल, 1 लिख देंगे तो 31, 2 लिख देंगे 32 33, इसी तरीके से होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमें 40 लिखना होगा तो 4 बार रिपीट नहीं करेंगे, तो ये 30 के लिए होता है, 40 के लिए हो जाएगा। देखो यहाँ पर 50 को L से डिनोट किया, X हो जाएगा। तो ये किसके लिए हो जाएगा? 40 के लिए। L 50 के लिए हो जाएगा, ठीक है। और 60 के लिए LX हो जाएगा। 70 के लिए LXX हो जाएगा, ठीक है। 80 के लिए LXX हो जाएगा। और 90 के लिए क्या हो जाएगा? यानी 10 घटा देंगे तो हम कह सकते हैं XC। 90 और C के लिए 100 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। जितनी भी बड़ी संख्या लिखनी हो इन्हीं डिजिटों का यूज करके हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें। जैसे हमने इस संख्याओं को रिपीट किया, यहाँ पर जैसे ही हमें 40 वाली लाइन लिखनी होगी तो 40 के लिए ये है। इसके बाद 1 2 3 4 इसी तरीके से 10 तक जोड़ते चले जाएंगे तो 40 के बाद आगे संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। 60 तक, 60 का ये आ जाएगा। फिर 60 के बाद जो लाइन 61 62 63 लिखना होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से आगे की ओर जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रोमन संख्याओं की बात होती है। इसके बाद दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है जातीय मान एवं स्थानीय मान की, ठीक है। तो जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है ये भी आप लोग जान लो। बहुत ही सिंपल सी बात है। जातीय मान, स्थानीय मान। जातीय मान की यदि हम बात करें तो जातीय मान वही संख्या होती है जिसके लिए बात की जाती है। जातीय मान वही संख्या होती है जिसका जातीय मान ज्ञात करना हो। होता है, ठीक है। जैसे कह दिया जाए 5 7 8 6 में 7 का जातीय मान ज्ञात करें, तो इसका जातीय मान क्या होगा? 7 ही होगा। जैसे कह दिया जाए 6 4 3 2 में 4 का जातीय मान
ज्ञात करें तो 4 होगा। ठीक है, 8 7 6 4 3 2 में 8 का जातीय मान ज्ञात करें तो 8 होगा। स्थानीय मान की बात की जाए, ठीक है, तो स्थानीय मान में बस थोड़ा सा चीज ध्यान रखनी होती है। स्थानीय मान के लिए तो स्थानीय मान के लिए बहुत सिंपल सी बात हम कहेंगे कि कोई भी संख्या का जब हमें स्थानीय मान निकालना होता है, किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना, जैसे 5 7 8 6 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करें तो ध्यान रखें, जैसे 8 जहां पर भी दिया हुआ संख्या को लिख लिया, उसके स्टार्टिंग यानी इकाई की तरफ जितने डिजिट लिखे हों उतने ही जीरो लिख देने होते हैं। ठीक है, जैसे हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है तो 7 को लिख दिया, फिर कितने डिजिट, 1 2 डिजिट है तो 2 जीरो हो जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात। जैसे कह दिया जाए 5 7 8 6 4 3 2 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करें। ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान 6 और 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, यदि 2 का स्थानीय मान की बात की जाए तो 2 ही रहेगा, क्योंकि उसकी इकाई की ओर और भी डिजिट है नहीं, तो 2 रहेगा। 3 का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज विशेष कर ध्यान रखें। इस तरीके से स्थानीय मान की बात होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं विभाज्यता के नियम लेकर के आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट नियम में विभाज्यता के नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मैथ के लिए। यदि इतनी चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो बहुत ही ध्यान से चीजों को देखें और लिखें और समझें और पढ़ें। ठीक है, तभी आपको मैथ आने वाली है और हम आपको बेसिक से लेकर के एडवांस की ओर जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद एवरीबॉडी, सी यू, फिर मिलेंगे।